कोरोना के ताजा आंकड़ों के हिसाब से अब देश में कुल एक्टिव मामलों की संख्या बढ़कर 25,587 हो गई है। बीते 24 घंटों में कोरोना संक्रमण की वजह से 6 लोगों ने दम तोड़ा है। क्यों लोगों में फिर से बढ़ रहा है कोरोना का डर, देखते इस रिपोर्ट में। भारत में कोरोना के मामलों में आया अचानक उछाल लोगों को एक बार फिर से डराने लगा है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से 6 अप्रैल के जारी किए गए ताजा आंकड़ों ने सबके माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 5,335 नए मामले दर्ज किए गए हैं। ये आंकड़े बीते 6 महीनों में सबसे ज्यादा है। कोरोना के बढ़ते मामलों से लोगों के बीच एक बार फिर से लॉकडाउन लगने की आशंकाएं पैदा होने लगी है। हालांकि केंद्र सरकार की ओर से अभी तक ऐसा कोई संकेत नहीं दिया गया, लेकिन अगर भविष्य में कोरोना वायरस की स्थिति बेकाबू होती है तो लॉकडाउन लगाने से इनकार नहीं किया जा सकता। इन सब के बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने लोगों से कोविड उपयुक्त व्यवहार को अपनाने की अपील की है, जिसमें भीड़भाड़ वाले इलाकों में मास्क लगाना, 2 गज की दूरी और सैनिटाइजेशन का इस्तेमाल करना कहा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटी। बढ़ रहे कोरोना केसों के बीच आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर मणिंद्र अग्रवाल ने कोरोना की चौथी लहर के बारे में क्या भविष्यवाणी की, जो सुनने से फिर आपके मस्तिष्क पर चिंता की लकीर हो जाएगी। क्या है वो कोरोना को लेकर बात, देखिए अंदर की बात में। देश भर में कोरोना के मामलों ने रफ्तार पकड़ ली है। पिछले 24 घंटों में भारत में कोरोना के 5,335 नए केस मिले। देश में 195 दिन के बाद इतने केस मिले हैं। वहीं एक्टिव केस भी बढ़कर अब 25,587 हो गए। इन सब के बीच आईआईटी कानपुर में प्रोफेसर मणिंद्र अग्रवाल ने कहा कि देश में कोरोना के केस बढ़ना नेचुरल इम्यूनिटी कम होने के संकेत है। उन्होंने आशंका जताई कि इस बार भी स्थिति पिछले साल आई चौथी लहर की तरह हो सकती है। आने वाले 2 महीनों में कोरोना के केस हर रोज 15,000 से 20,000 तक आ सकते हैं। कोरोना को अन्य सीजनल बीमारी की तरह नहीं देख सकते, क्योंकि पता नहीं कौन सा वेरिएंट कितना खतरनाक निकल आए। कोरोना की स्थिति को समझने में सबसे ज्यादा मैथमेटिकली मॉडल सक्षम रहा है। इसी के आधार पर वे अब तक कोरोना को लेकर सटीक भविष्यवाणी करते आए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटीवी। बीजेपी के राज में मोदी सरकार पर एनसीईआरटी की किताबों में इतिहास के साथ छेड़छाड़ में आरोप लग रहे हैं। कुछ ऐसे ही आरोप 2 दशक पहले वाजपेयी सरकार और उस समय के शिक्षा मंत्री मुरली मनोहर जोशी पर भी लगे थे। क्या है अंदर की बात, देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट में। 2022 में एनसीईआरटी ने स्कूलों की जिन किताबों में बदलाव किए थे, वो किताबें अब बाजार में आ गई है। इसमें प्राचीन और मध्यकालीन से लेकर आधुनिक काल के बारे में अभी तक पढ़ाए जाने वाले कई तथ्यों को हटा दिया गया है। ममलुक, तुगलक, खिलजी, लोधी और मुगल साम्राज्य समेत सभी मुस्लिम साम्राज्यों के बारे में जानकारी देने वाले कई पन्नों को हटा दिया गया है। 2002 में गुजरात दंगे, आपातकाल, नर्मदा बचाओ जैसे आंदोलनों आदि जैसी आधुनिक भारत की कई महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में जानकारी को भी हटा दिया गया है। 12वीं कक्षा की राजनीतिक विज्ञान की किताब में गांधी जी की हत्या से जुड़े कई तथ्यों को भी हटा दिया गया है। एनसीईआरटी का कहना है कि कोविड-19 महामारी की वजह से बच्चों की पढ़ाई का काफी नुकसान हुआ और इसलिए बच्चों की मदद करने के लिए उनके पाठ्यक्रम को कम करने का फैसला लिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटीवी। कांग्रेस की दूसरी लिस्ट भी आ गई है। 42 कैंडिडेट्स वाली इस लिस्ट में दूसरी पार्टियों से बगावत पर कांग्रेस के दम पर आने वाले 4 नेताओं को भी टिकट दिया गया है। बता दें कि कर्नाटक में 10 मई को चुनाव होने हैं, जिसके नतीजे 13 मई को आएंगे। देखते इस रिपोर्ट में। कर्नाटक चुनाव को देखते अभी राजकीय पार्टियां एक्शन मोड में आ गई है। कांग्रेस पार्टी ने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट भी जारी कर दी है। इस लिस्ट में 42 कैंडिडेट को टिकट दिया गया है। खास बात यह है कि बीजेपी छोड़ने वाले 3 और जेडीएस से राहें अलग करके कांग्रेस का दामन थामने वाले एक बागी को भी कांग्रेस ने टिकट दिया है। इस लिस्ट में बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए पूर्व विधायक गोपाल कृष्ण को मुलकालमुरु, बीजेपी छोड़ने वाले पूर्व एमएलसी बाबूराव चिंचनसूर को गुरमिटकल और बीजेपी से कांग्रेस में आने वाले एक और एमएलसी को टिकट दिया गया है। इस लिस्ट में फिलहाल कोलार के उम्मीदवार की घोषणा नहीं की गई है। इससे पहले कांग्रेस से 25 मार्च को 24 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की थी। इसमें पूर्व सीएम सिद्धरमैया के वरुणा सीट से चुनाव लड़ने की बात सामने आई थी। बता दें कि कर्नाटक में 10 मई को चुनाव होने हैं, जिसके नतीजे 13 मई को आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटीवी। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट के मुताबिक देश की जेलों में क्षमता से 30% ज्यादा कैदी है। कैदियों में 2/3 से अधिक 77.1% जांच या सुनवाई पूरी होने का इंतजार कर रहे हैं।
पुलिस, न्यायपालिका, जेल और विधिक सहायता के लिए बजट, संसाधन की उपलब्धता आदि के आधार पर तैयार की गई इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में यह बात कही गई है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि दिसंबर 2022 के आंकड़ों के अनुसार देश में हर 10 लाख की आबादी पर 19 जज है। अदालतों में कुल 4.8 करोड़ मामले लंबित है और जेलों में क्षमता से 30% ज्यादा कैदी है। कैदियों में 2/3 से अधिक 77.1% विचाराधीन है। उच्च न्यायालयों में जजों के 30% पद खाली है। जारी रिपोर्ट के मुताबिक न्याय देने के मामले में कर्नाटक शीर्ष पर है। इसके बाद क्रमशः तमिलनाडु, तेलंगाना, गुजरात और आंध्र प्रदेश का स्थान है। उत्तर प्रदेश सबसे पीछे 18वें स्थान पे है। 1 करोड़ से कम आबादी वाले 7 छोटे राज्यों की सूची में सिक्किम पहले स्थान पर है। रिपोर्ट में अनिवार्य सेवाएं देने के लिए डिलीवरी ढांचे को सक्षम बनाने के मामले में राज्यों के प्रदर्शन का आकलन किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। उत्तर प्रदेश में मदरसे से लेकर स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति शिक्षा सेवा चयन आयोग के जरिए की जाएगी। यही आयोग आने वाले समय में शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन भी कराएगा। यूपी सरकार का बड़ा फैसला, देखते इस रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने शिक्षकों की भर्ती को लेकर बड़ा फैसला किया है। प्रदेश में अब शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन किया जाएगा। इस आयोग का काम सभी कॉलेज से लेकर स्कूल, यहाँ तक कि मदरसों में शिक्षक की भर्ती करना होगा। यानी अब राज्य में मदरसे से लेकर स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति इसी आयोग के जरिए की जाएगी। शिक्षा सेवा चयन आयोग की शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन भी कराएगा। यह अहम फैसला यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग विधेयक 2023 के संबंध में मंगलवार को हुए शिक्षा विभाग की बैठक में लिया गया था। इसका मकसद है शिक्षा भर्तियों की परीक्षाओं में हो रही धांधली और अनियमितता पर लगाम लगाना। दरअसल पुरानी सरकार में शिक्षक भर्ती की परीक्षा में काफी धांधली हुई थी। इस आयोग के गठन का मकसद होगा ऐसी परीक्षाओं और शिक्षक के सिलेक्शन की प्रक्रिया में पारदर्शिता लाना। इसके अलावा इस प्रक्रिया को समय पर पूरा करवाना। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। आगे बात करें तो लंबे समय से सलमान खान को जान से मारने की धमकियां मिल रही है। एक इवेंट में एक्टर से पूछा गया, आपको जो धमकियां मिलती है उसको आप कैसे देखते हैं? इसके जवाब में सलमान खान ने मुस्कुराते क्या जवाब दिया, जिससे सोशल मीडिया में उनकी तारीफ होने लगी। देखते इस रिपोर्ट में। बॉलीवुड के दबंग सलमान खान को काफी समय से जान से मारने की धमकियां मिल रही है। एक्टर सलमान खान प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए, जहां उन्होंने पहली बार गैंगस्टर से मिली इन धमकियों पर चुप्पी तोड़ी। यकीन माने, सलमान खान का जवाब आपको इम्प्रेस कर देगा। एक्टर के जवाब में उनका स्वैग साफ नजर आया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सलमान खान से पूछा गया, सलमान सर, आप पूरे इंडिया के भाईजान हैं, आपको जो धमकियां मिलती है उसको आप कैसे देखते हैं? इसके जवाब में सलमान खान ने मुस्कुराते हुए कहा, पूरे इंडिया के भाईजान नहीं है, किसी की जान भी है हम, बहुत सारों की जान है हम। भाईजान उनके लिए है जो कि भाई है, और उनके लिए है जिन्हें हम बहन बनाना चाहते हैं। एक्टर के जवाब की सोशल मीडिया पर तारीफ हो रही है। लोगों ने इसे बेस्ट मोमेंट बताया है। किसी ने लिखा, भाई मॉडर्न। लोगों ने सलमान खान के कॉन्फिडेंस को सराहा। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। राघव चड्ढा के अफेयर के खूब चर्चे हो रहे। हालांकि उन्होंने अभी तक अपना रिलेशनशिप ऑफिशियल नहीं किया है। इन सबके बीच कपल की सगाई की तारीख भी आ गई है। कौन सी तारीख सामने आई, देखते इस रिपोर्ट में। बॉलीवुड एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा और पॉलिटिशियन राघव चड्ढा पिछले काफी समय से अपने अफेयर की खबरों को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। हालांकि इस कपल ने अभी तक अपने रिलेशनशिप को ऑफिशियल नहीं किया है। इन सब के बीच अब कपल की सगाई की तारीख भी सामने आई है। चलिए जानते हैं कि परिणीति और राघव कब एक दूसरे को एंगेजमेंट रिंग पहनाने वाले हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो परिणीति और राघव इसी हफ्ते यानी 10 अप्रैल को सगाई कर सकते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक परिणीति और राघव दिल्ली में एक इंटीमेट रिंग सेरेमनी के बाद अपने रिश्ते को ऑफिशियल करेंगे। कपल की सगाई के फंक्शन में सिर्फ उनके क्लोज फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स ही शामिल होंगे। बता दें कि परिणीति और राघव के डेटिंग की रूमर्स कपल के लगातार 2 दिन मुंबई में लंच और डिनर डेट पर सपोर्ट किए जाने के बाद छाई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। रूस और भारत ब्रह्मोस मिसाइल के नए हाइपरसोनिक वेरिएंट पर काम करने जा रहे हैं। इस मिसाइल में रूस की जिरकॉन मिसाइल की तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। ब्रह्मोस के CEO के अनुसार ब्रह्मोस 2 का पहला परीक्षण 2027 या 2028 तक किया जा सकता है। उसकी डिजाइन पर काम पहले से शुरू हो चुका है। भारत और रूस ब्रह्मोस मिसाइल के हाइपरसोनिक वर्जन पर काम कर रहे हैं। इसे ब्रह्मोस 2 का नाम दिया गया है।
रूस हाइपरसोनिक मिसाइलों के डेवलपमेंट में अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों से आगे है। इसे आधुनिक युद्ध में गेम चेंजर हथियार माना जाता है। ब्रह्मोस 2 नाम की एक मिसाइल को बनाने में दुनिया की सबसे तेज गति से चलने वाली मिसाइल जिरकॉन की तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। जिरकॉन दुनिया की सबसे तेज गति से चलने वाली हाइपरसोनिक मिसाइल है। जिरकॉन मिसाइल की गति 11,000 किलोमीटर प्रति घंटा है और रेंज 1,000 किलोमीटर तक की है। जिरकॉन को पनडुब्बी, युद्धपोत और जमीन पर मौजूद लॉन्च प्लेटफॉर्म से फायर किया जा सकता है। वही वर्तमान में ब्रह्मोस दुनिया की एकमात्र ऐसी मिसाइल है जिसे जमीन, हवा, पानी और पनडुब्बी जैसे 4 प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया जा सकता है। इस मिसाइल को भारत और रूस ने संयुक्त रूप से विकसित किया है। ब्रह्मोस मिसाइल की वेरिएंट की रेंज 300 से 700 किलोमीटर के बीच है। रूसी समाचार एजेंसी के अनुसार ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल की हाइपरसोनिक वेरिएंट ब्रह्मोस 2 का डेवलपमेंट एडवांस स्टेज में है। ब्रह्मोस 2 की पहली उड़ान 2027 या 2028 में आयोजित की जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। सिर्फ CISF, SSB और ITBP के लिए पूर्व अग्निवीरों को अर्धसैनिक बलों में शामिल करने के नियमों में संशोधन के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। सरकार ने संसद को बताया कि वह केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल और असम राइफल्स के मामले में तैयारी के चरण में है। सेना ने तीनों सेवाओं में सैनिकों की अल्पकालिक भर्ती के लिए अग्निपथ योजना के तहत पिछले साल अग्निवीरों की भर्ती का पहला चरण शुरू किया था। जून 2022 में 4 साल के लिए सैनिकों की भर्ती के लिए 25% नियमित सेवा में बनाए रखने के प्रावधान के साथ घोषित किया गया था। सरकार ने पिछले साल प्रत्येक अर्धसैनिक दल में पूर्व अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण की घोषणा की और उनके 4 साल के अनिवार्य कार्यकाल को पूरा करने के बाद उनके पार्श्व प्रवेश के नियमों में संशोधन किया। इसने अग्निवीरों के पहले बेंच के अभ्यर्थियों के लिए ऊपरी आयु सीमा में 5 वर्ष तक की छूट दी। बाद के बेंचों को 3 साल की छूट मिलेगी। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने संसद को बताया कि सरकार ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और असम राइफल्स में कांस्टेबल और राइफलमैन के रूप में उनकी भर्ती के लिए पूर्व अग्निवीरों की एक नई श्रेणी को बनाने के लिए मंजूरी दे दी है। देश भर में अल्पकालिक भर्ती योजना के खिलाफ विरोध के बीच सरकार ने अर्धसैनिक बलों और असम राइफल्स में अग्निवीरों के लिए आरक्षण की घोषणा की। अभी हाल ही में सरकार ने BSF में पूर्व अग्निवीरों को 10% आरक्षण और आयु सीमा में छूट संबंधित नोटिफिकेशन जारी किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, GS। पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट के जल्द चुनाव कराने के फैसले के बाद राजनीतिक संकट और गहरा गया है। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में चुनाव में देरी के चुनाव आयोग के फैसले को खारिज कर दिया है। शीर्ष अदालत ने पंजाब में 14 मई को चुनाव कराने का आदेश दिया है। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को जहां इमरान खान की बड़ी जीत माना जा रहा है, वहीं शहबाज शरीफ सरकार को करारा झटका लगा है। इस बीच पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि देश में सबसे ज्यादा शक्तिशाली सेना के मुखिया जनरल असीम मुनीर अभी चुनाव कराने के पक्ष में नहीं है। ऐसे में अब कोई विश्लेषक आशंका जता रहा है कि पाकिस्तान में या तो आपातकाल लग सकता है या फिर मार्शल लॉ। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो पहले ही देश में मार्शल लॉ की आशंका जता चुके हैं। पाकिस्तान में अगर सेना जल्द चुनाव के लिए तैयार नहीं है तो चुनाव करना असंभव होगा। पाकिस्तान की मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस बात के पुख्ता संकेत है कि सेना प्रमुख जनरल मुनीर जल्दी या अलग अलग चुनाव कराने के पक्ष में नहीं है। इसका मतलब हुआ कि जनरल मुनीर चाहते हैं कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के चुनाव शहबाज सरकार का कार्यकाल खत्म होने के बाद एक साथ कराए जाए। इमरान खान ने संघीय चुनाव को जल्दी कराने के लिए पंजाब में विधानसभा को भंग कराया था ताकि सेना और शहबाज सरकार जल्दी पूरे देश में चुनाव कराने के लिए मजबूर हो जाए। ब्यूरो रिपोर्ट। आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान के लिए राहत की खबर है। जानकारी के अनुसार उसके मित्र देश सऊदी अरब ने $2 अरब के वित्त पोषण के लिए हरी झंडी दे दी है, पर फिर भी सवाल है कि क्या इन $2 अरब से चमकेगी पाकिस्तान की किस्मत। पाकिस्तान के एक मीडिया चैनल के अनुसार वित्त मंत्री इशाक डार 10 अप्रैल को अमेरिका रवाना होने से पहले संयुक्त अरब अमीरात के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात करेंगे। IMF और पाकिस्तान के बीच अभी भी 900 अरब रुपए की वार्षिक सब्सिडी पर आपत्ति है। IMF पेट्रोल और डीजल के आयात को कम करने की मांग कर रहा है। पाकिस्तान की खस्ता हालत को देखते हुए वहां के PM शहबाज शरीफ ने दुनिया भर के देशों से मदद की अपील की थी। बात करें पाकिस्तान के हालात की, तो वही पाकिस्तान बेशक अमेरिका और ब्रिटेन से हथियार खरीदता हो, लेकिन इस मुश्किल हालात में दोनों ही देशों ने उसका साथ छोड़ दिया है। पाकिस्तान दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जो सऊदी अरब के इशारे मात्र से परमाणु टेक्नोलॉजी या हथियार मुहैया करा सकता है।
हाल में आई एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अभी कुछ दिन पहले पाकिस्तान में आटे के लिए मची भगदड़ से 12 लोगों की मौत हो गई थी, जिनमें 3 बच्चे भी शामिल थे। ब्यूरो रिपोर्ट,